नमस्कार साथियों, आप सभी का हिस्ट्री 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं वह पढ़ेंगे मॉडल पेपर बात कर रहे हैं जो आप सभी के सीटेट के फर्स्ट पेपर और सीकेट के सेकंड पेपर बात करेंगे। दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आप सभी एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक कर देंगे। हर प्रश्न को बेहतरीन तरीके से हम सभी सीखेंगे और बेहतर करने की कोशिश रहेगी। तो एक ही क्लास में अब सब कुछ मिलने वाला है आप सभी को। वैसे भी बात की जाए तो आप सभी ने हर चीज़ों को चैप्टर वाइज कवर कर लिए हैं और अब हम जो मॉडल पेपर पर बात कर रहे हैं तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर इस सारे प्रश्न को देखेंगे और बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर बनेगा। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है मित्र, वह कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखेंगे, निम्न में से कह रहा है कि निम्न में से दोस्त आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा नियम या सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। कारण विकास एक आयामी होता है, विकास एक दिशी होता है, विकास एक असतत प्रक्रिया है। विकास की दिशा यहाँ पर देखेंगे, दशा नहीं है दिशा होगा। विकास की दिशा और दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होता है। तो बताएंगे इसमें से कौन सा इसमें से राइट आंसर बन सकता है। प्रश्न संख्या 1 के लिए तो दोस्तों आप जानते हैं भिन्न भिन्न दरों की जब आप बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं मित्र कि विकास एक आयामी नहीं होता है। विकास क्या होता है? बहुआयामी होता है। गलत हो जाएगा। विकास एक दिशी नहीं होता है, बहुदिशी होता है, यह भी गलत होगा। विकास एक असतत प्रक्रिया नहीं है, एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए यह भी गलत होगा। विकास की दिशा क्या होती है? अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। अधोगामी का मतलब होता है केंद्र से बाहर की तरफ या धड़ से मध्य से बाहर की तरफ। शीर्षगामी का मतलब होता है सिर से पैर की तरफ। तो इसलिए फर्स्ट का जो राइट आंसर बनेगा वह कौन सा बनेगा? वह डी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आगे सेकंड नंबर की चर्चा कर, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन पूरी तरीके से राइट है? बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बचपन वह अवधि है जिसमें 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है। बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है। तो कौन सा कथन इसमें से पूरी तरीके से राइट है? डेवलपमेंट से संबंधित आप सभी से प्रश्न पूछ रहा है। तो दोस्त इसमें से बताएंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो दोस्तों आप जानते हैं विकास का, बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। एक जो सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट में होता है। एकदम आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है। बचपन वह अवधि है जो 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। ऐसा कुछ बताया नहीं गया कि 10 भागों में बांटा जा सकता है बचपन को। गलत है भाई साहब। सी की बात कर रहा है कि सोच प्रभावित नहीं होती सामाजिक अंतःक्रिया से, तो एकदम होती है, उससे इफेक्ट पड़ता है। तो कह रहा कि इसमें सिर्फ कह रहा कि केवल आनुवंशिकता पर निर्भर आधारित होता है जो बच्चों का विकास है। तो आप जानते हैं वातावरण और आनुवंशिकता दोनों पर निर्भर करता है बच्चे का डेवलपमेंट। तो दोस्तों यार आपका भी डी ऑप्शन नहीं होगा। वह करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? वह करेक्ट ऑप्शन आपका ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 को ध्यानपूर्वक देखेंगे और बताएंगे क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है। आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या अनुकूलन, क्या अधिगम, या समाजीकरण, या परिपक्वता? तो आनुवांशिक विन्यास की बात हो रही है तो इसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा? तो अनुकूलन होगा नहीं, क्योंकि अनुकूलन को क्या करते हैं? अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है? आनुवांशिक विन्यास की बात हो रही थी। आनुवांशिक विन्यास एक तरीके से क्या होगा? वह परिपक्वता पर जाएगा। क्या किस पर? मैच्योरिटी पे जाएगा। आपका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्त? वह डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न, आगे चलते हैं हम सभी। तो समाजीकरण का कोई ऐसा मतलब है नहीं, अधिगम का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आनुवांशिक विन्यास की बात हो रही है। तो जब तक परिपक्वता नहीं होगी फिर भी बात नहीं बनेगी, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। करब आपको फिल करना है प्रश्न संख्या 4 में कि समाजीकरण का प्राथमिक और समाजीकरण का द्वितीयक कारक कौन सा है? समाजीकरण का प्राथमिक और समाजीकरण का द्वितीयक कारक कौन सा है? परिवार विद्यालय, मीडिया परिवार, या विद्यालय मीडिया, या मीडिया पास पड़ोस? तो इसमें से कौन सा राइट आंसर बनेगा? तो दोस्तों ध्यानपूर्वक देखेंगे कि आपसे करा समाजीकरण का प्राथमिक, तो समाजीकरण का प्राथमिक की जब चर्चा करते हैं तो वह क्या बनेगा? आपका समाजीकरण की प्राथमिक परिवार होगा, ठीक है।
और मीडिया होगा, परिवार होगा। और आपका इसमें देखते हैं हम सभी, तो पहला कौन सा प्राथमिक ढूंढना है, तो प्राथमिक पहले परिवार आ गया ना, तो सही है, परिवार प्राथमिक हो गया। द्वितीयक में विद्यालय हो गया, ठीक है, आपका ऑप्शन संख्या ए बन जाएगा। मीडिया क्या द्वितीयक है, परिवार प्राथमिक है, तो उल्टा है, तो आपको पहले प्राथमिक ढूंढना था, तो गलत होगा। विद्यालय द्वितीयक है, मीडिया भी द्वितीयक है, इसलिए अभी नहीं बनेगा। और मीडिया पास पड़ोस, मीडिया पास पड़ोस प्राथमिक है लेकिन मीडिया द्वितीयक है, आपको पहले ढूंढना था प्राथमिक, फिर ढूंढना था द्वितीयक, तो इसलिए जो फोर्थ नंबर का राइट ऑप्शन बनेगा वो फैमिली और स्कूल बनेगा। आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्त वह ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आगे फिफ्थ नंबर की बात करते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? जो 7-8 वर्षीय बच्चे हैं वह किस आधार पर नैतिक निर्णय लेते हैं? करा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, दंड और आज्ञा पालन, या करा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। करा कि कौन जो बच्चे निर्णय लेते हैं, किस पर निर्णय लेते हैं 7-8 वर्षीय बच्चे, तो आपको ध्यान में देंगे जो लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत था दोस्त, वह आप जानते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। और आप सभी जानते हैं अभी हैं कि इनका जो सिद्धांत था वह 3 अवस्थाओं में, 3 स्तर में बटा हुआ था, 3 स्टेज में, और 3 स्टेज में 2-2 सब स्टेज है, इसका मिला करके टोटल 6 सब स्टेज है, इतने 6 उप स्तर थे, 6 उप स्तर थे। और इसमें से बात की जाए तो करा 7-8 वर्षीय की बात जब आप करते हैं तो पहले का एज जो उन्होंने रखा था 3 से 10 वर्ष रखा था, और 3 से 10 वर्ष के में बताया कि जो इसे बोलते हैं पूर्व परंपरागत अवस्था, पूर्व परंपरागत स्तर उन्होंने रखा था, जिसमें उन्होंने बताया 2 तरीके से बच्चा निर्णय लेता है, एक दंड और आज्ञा के आधार पर, एक यांत्रिक सापेक्ष के आधार पर, यंत्री सापेक्ष के आधार पर। तो क्या बनेगा? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। तो सामाजिक व्यवस्था कौन सा है? दूसरे का दूसरा है, इसलिए यह भी नहीं होगा। तो या तो परंपरा को फॉलो करेगा, सामाजिक अनुबंध क्या होगा? परंपरा से ऊपर उठ के काम होगा, या तीसरे का पहला बोला जाता है, यह भी नहीं होगा। समाज दंड और आज्ञाकारिता एकदम राइट, सी ऑप्शन बनेगा। और सार्वभौमिक नैतिक की बात करेंगे, तीसरे की दूसरे को बोला जाता है, इसलिए यह भी आपका नहीं बनेगा। तो डी ऑप्शन भी कट। तो राइट आंसर क्या बनेगा? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं आगे, 6 नंबर की चर्चा करते हैं। कर जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग होता है? जो क्रमबद्धता है वह किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? तो क्रमबद्धता की बात करेंगे तो जीन पियाजे की चर्चा किया जाए तो जीन पियाजे जो बताते हैं क्रमबद्धता की बात करते हैं, तो वह कहते हैं बच्चे का मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में या क्रमबद्धता का गुण आता है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज उन्होंने बताई थी, जो बताया था 7 से 11 वर्ष बताया था। अच्छा, 7 से 11 वर्ष जब बताया तो इसमें से कौन सा मैच होगा? कर वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे कि लंबाई पर आधारित क्रम देना, कर दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, चिंतन का वर्णात्मक रूप जैसा कि कहानी कथन में होता है, स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थानिकी मानचित्रण करके क्षमता। तो इसमें से जो क्या होगा आपका राइट ऑप्शन होगा ए, वस्तुओं को एक आयाम जैसे कि लंबाई में आधारित क्रम देना। और इसीलिए जो क्रमबद्धता का मतलब होता है एक सीक्वेंस में फॉलो करना, और राइट आंसर बनेगा हमारा ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों देखिए, जो क्रमबद्धता तीसरी अवस्था का गुण होता है जिसे बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, उसी अवस्था का एक विशेषता है। और आप जानते हैं या प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आते हैं जीन पियाजे से संबंधित। अब आप सभी के सामने नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर के लिए। 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि 5 वर्षीय कोई लड़की है नसीमा, उसे क्या लगता है कि चिकनी मिट्टी की गोली यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित कर दी जाए तो चिकनी मिट्टी क्या होती है? बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? जीववाद का, केंद्रीयता का, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क का, या संक्रमण परिणाम निकालने का? तो आप दोस्त बताएंगे इसमें से जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न स्क्रीन पर। तो दोस्तों जब आप बात करते हैं 5 वर्षीय नसीमा है, ठीक है, 5 वर्षीय नसीमा है, तो 5 वर्षीय नसीमा का मतलब होगा या दूसरी अवस्था का विशेषता है जिसे बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या बोलते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जब बात करते हैं तो उन्होंने एज रखा था 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष की एक अवस्था विशेषता, क्योंकि 5 वर्षीय है, उसी वर्ष 5 वर्ष 2 से 7 के बीच में आएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं वह जिसमें जीववाद गुणवाद विद्यमान होगा और केंद्रीकरण भी होगा, लेकिन परिकल्पित निगमनात्मक तर्क नहीं होगा, ना कि संक्रमण होगा। तो अपने आप से हट गया। जीववाद का मतलब होता है निर्जीव को समझना,
जीवात को क्या होता है, निर्जीव को सजीव समझना, निर्जीव जो हो उसी को क्या समझे, निर्जीव को सजीव समझना। क्या जीवात कहलाता है। केंद्रीकरण का मतलब होता है किसी एक बिंदु पर फोकस होकर सोचना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डी बी ऑप्शन बनेगा। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि सांप को देखने के बाद क्या चीज हो रही घटना, सांप को देखने के बाद मतलब चिकनी की मिट्टी है, उससे पहले गोला था उसको फैला दिया, अब करे कि वह लंबा हो गया, मतलब सांप का मतलब आकार दे दिया, सांप के रूप में जब परिवर्तित करने की बात करें कि मिट्टी अब क्या हो गई, बढ़ गई, मिट्टी क्या हो गई, बढ़ गई, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके दिमाग में है कि जो लंबा वही ज्यादा है। इसीलिए मित्र आपका राइट आंसर क्या बनेगा, वह बी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे 8 नंबर कह रहा है कि लेवाइगोस्की के संज्ञान विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है। लेवाइगोस्की का जो संज्ञान विकास का सिद्धांत है कह रहा है किस पर, सामाजिक संरचना पर, व्यवहारवाद पर, मनोविश्लेषण पर, सार्वभौमिकता पर। तो दोस्तों लेवाइगोस्की का सिद्धांत क्या कहलाता है, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसे बोलते हैं सोशियो कल्चर थ्योरी के नाम से जानते हैं। अच्छा ठीक है, सोशियो कल्चरल थ्योरी की बात कर जाए तो इसमें उन्होंने बताया कि समाज से जो बच्चा क्या करता है, समाज, उनका कहने का मतलब था बच्चा समाज से क्या करता है, समाज से अंतःक्रिया करता है, समाज से अंतःक्रिया करता है, अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का सृजन करता है, समाज से क्या करता है, अंतःक्रिया करता है। किसने कहा, या बात की जाए लेवाइगोस्की ने कहा। ठीक है दोस्त, तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वह क्या बन जाएगा, उसमें बनेगा सामाजिक संरचना। क्या बनेगा दोस्त, वह आपका ए ऑप्शन बनेगा, सामाजिक संरचना, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं, 9 नंबर की बात करते हैं। कल लेवाइगोत्स्की ने बच्चों के स्वयं के संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, करण निजी संवाद का, उच्च स्वर में वार्ता का, पाठ का, स्वकेंद्रीयवाद का। तो दोस्तों लेवाइगोस्की की बात हो रही है, तो लेवाइगोस्की की जब चर्चा हो रही तो अब बात कर लेते हैं लेवाइगोस्की का। तो सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत कहलाता है। उन्होंने भाषा और विचार पर एक सिद्धांत दिया, भाषा विचार पर सिद्धांत में उन्होंने भाषा को क्या दिया है, भाषा को महत्व दिया है। भाषा उनके लिए, लैंग्वेज उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। किसके लिए, वह लेवाइगोस्की के लिए, लैंग्वेज। अच्छा ठीक है, कहा कि स्वयं से बच्चे जो बात करते हैं उसे उन्होंने क्या कहा है, उसे उन्होंने कहा निजी संवाद कहा है, या निजी वार्ता बोल देंगे, निजी संवाद भी कह सकते हैं, या उसे हम कह सकते हैं निजी वार्ता भी कहा जा सकता है। क्या बोला जा सकता है, निजी वार्ता बोला जा सकता है, या इसे हम बोलते हैं, इसे हम बोल सकते हैं प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट स्पीच भी बोल सकते हैं। और अगर ऐसा आपके ऑप्शन में कहीं लिखा हो तो वही हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। तो निजी संवाद होगा और करेक्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि उनका मतलब था जब बच्चा खुद से बातें करके कार्यों को करता है तो अपने कार्यों को दिशा देता है, इसीलिए 9th का जो बनेगा वह ए ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर के लिए चर्चा करते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से क्या विशेषता है, कौन सी विशेषता है, प्रगतिशील प्रोग्रेसिव क्लासरूम की निम्न में से क्या विशेषता होती है। ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, योग्यता आधारित स्थायी अलगाव, सहयोगात्मक पूर्ण अधिगम, या पुरस्कार और दंड का प्रयोग। तो इसमें से मित्र क्या बनेगा, प्रगतिशील कक्षा क्लासरूम की बात हो रही है, इसमें से आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर बन पाएगा। तो सहयोगितापूर्ण अधिगम, जो प्रगतिशील शिक्षक आता है वह कैसा कहता है, वह कहता भाई साहब सहयोगितापूर्ण अधिगम की बात करता है, वह राइट ऑप्शन आपका डी इज द राइट ऑप्शन होगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कोऑपरेटिव लर्निंग की बात की जाती है, सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट आंसर होगा, कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है, तो आपका जो इसमें से बनेगा 10 नंबर के लिए वह सी ऑप्शन बनेगा मित्र। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं आगे, 11th नंबर की चर्चा करते हैं। कहा कि एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है या बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है। मतलब ध्यान देंगे दोस्तों, दूसरे की नीयत की बात हो रही है, और या किस योग्यता को समझने की योग्यता है, या बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है। स्थानिकी संबंध बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि, या अंतःवैयक्तिक बुद्धि, या प्राकृतिक बुद्धि। तो इसमें से आपको क्या लगता है कि राइट आंसर बन सकता है। बेहतरीन प्रश्न है, और इसके लिए क्या राइट ऑप्शन होगा। देखिए मित्र, जब आप बात करते हैं दूसरों की नीयत की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं हार्वर्ड गार्डनर ने एक बुद्धि का सिद्धांत दिया है, उसका नाम है बहुबुद्धि का सिद्धांत। क्या दिया, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। और बहुबुद्धि के सिद्धांत में उन्होंने बहुबुद्धि के सिद्धांत में उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियों की बात करते हैं। कितने, 8 प्रकार की बुद्धियों की चर्चा करते हैं। 8 प्रकार की बुद्धियों की चर्चा करते हैं और कहते हैं सभी बुद्धि अपने आप में क्या है, सभी बुद्धियां अपने आप में विशिष्ट है।
और जब बुद्धि में विशिष्ट है तो उसमें से जो दूसरों की नीयत को समझने की बात हो रही है, इच्छाओं को समझने की बात हो रही है, उससे हम बोलते हैं इंटरपर्सनल। और इंटरपर्सनल जो होगा वही राइट आंसर होगा, जिसे हम बोलते हैं अंतरावैयक्तिक। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। देखिए दोनों में इंटर लिखा है लेकिन आपका यहाँ इंट्रा होगा। तो यहाँ पर बात करें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जो दूसरे की नीयत को पहचान ले जाए। 11th का क्या बनेगा, वह बी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 के लिए 12 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। तो जो NEP 2020 है या किसको प्रस्ताव की बात करती है, कर अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। अच्छा, बी ऑप्शन में करा है विद्यालयों में बच्चों को अंग्रेजी भाषा का प्रथम भाषा के रूप में लिखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सी में करा बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। और डी में कहा है द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। देखेंगे पहला ऑप्शन की बात कर रहे हैं। करा कि भाई जो मातृभाषा है उसमें बच्चों को अगर पढ़ाया जाए तो प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है। तो भाई साहब प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक नहीं है, साधक का काम करेगा। क्या साधक का काम करेगा, इसलिए क्या होगा, या ऑप्शन गलत हो जाएगा। अच्छा, बी ऑप्शन में करा कि अंग्रेजी भाषा प्रथम भाषा के रूप में, तो अंग्रेजी भाषा प्रथम भाषा के रूप में नहीं हो सकती है। तो इससे बात करेंगे मातृभाषा के रूप में प्रथम भाषा की बात की जाती है त्रिभाषा फार्मूला में, और NEP त्रिभाषा फार्मूला को अपनाती है। तो यह भी नहीं बनेगा। सी में करा कि बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होना क्या है, उच्च संज्ञान लाभ है, और इसीलिए दोस्तों आपका सी ऑप्शन बनेगा। करा द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है, ये ऐसा कुछ नहीं है और सीखने में बाधा डालता है। तो कहीं ना कहीं द्विभाषी होने के उपागम में द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन नहीं पैदा करता है, एक साधक का काम करता है, एक और प्रगति की, एक उन्नति की बात करता है। इसीलिए दोस्तों यह भी आपका डी ऑप्शन नहीं बनेगा। जो राइट आंसर बनेगा वह सी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं। 13 नंबर की बात करें, जेंडर भूमिकाएं क्या है। जेंडर भूमिकाएं क्या है, क्या अधिग्रहित व्यवहार है, या फिर आपसे कहा कि जन्मजात व्यवहार है, जैविक संरचनाएं हैं, या अनुवांशिक निर्धारण है। तो मैंने आपको बताया जेंडर की बात की थी, तो मैंने बताया था एक सामाजिक संरचना है जिसे हम बोल सकते हैं एक अधिग्रहित व्यवहार है। क्या है, एक अधिग्रहित व्यवहार है। क्या है होगा आपका ए ऑप्शन आपका बन जाएगा। तो जेंडर जो जेंडर भूमिकाएं हैं वह अधिग्रहित व्यवहार होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और जेंडर एक सामाजिक सत्ता है, या कई बार पेपर में पूछा गया है। तो दोस्तों 13 नंबर के लिए जो बनेगा वह ए ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 का नंबर के लिए, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। सतत एवं समग्र, तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की बात हो रही है, का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ठीक है, छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। बी ऑप्शन में कहा छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को उसके अनुसार रूपांतरित करना। कहा छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, या छात्रों को किसी विषय में सफल या विफल घोषित करना। तो दोस्तों का करा कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्टिन्यूअस इन दी होलिस्टिक इवेल्युएशन इज। तो आपका पूछ रहा है जो भाई साहब समग्र होलिस्टिक और कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन है उसका क्या उद्देश्य है। तो उद्देश्य की जब बात करेंगे, कार्य क्या, एक दूसरे से तुलना करना। भाई साहब छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, क्योंकि यह अपने आप में नेगेटिव होगा, तुलना क्या गलत होगा, तुलना अपना नेगेटिव वर्ड है, और क्योंकि वैयक्तिक भिन्नताएं हैं तो तुलना हो नहीं सकता है। इसलिए दोस्तों आपका ए ऑप्शन नहीं बनेगा। तो छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र को उसके अनुसार क्या करना, रूपांतरित करना। बी ऑप्शन आपका बनेगा। क्यों, क्योंकि जब मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि बच्चे को आंकिए, पहचानिए, और उसी हिसाब से बच्चे को जो जैसा भी ज्ञान, जिस लेवल का ज्ञान चाहिए उसी लेवल का ज्ञान आप प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए। इसीलिए दोस्तों आपका जो 14 नंबर का बनेगा वह बी ऑप्शन बनेगा। डी सी ऑप्शन में करा है वर्गीकरण करना। देखिए वर्गीकरण जब आप कर देंगे प्रदर्शन के हिसाब से तो कहीं ना कहीं समावेशी शिक्षा का हनन होगा। सी ऑप्शन नहीं बनेगा। करेक्ट, किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना, अपने आप में सफल और विफल घोषित करना मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं दोस्त, या भी आपका डी ऑप्शन भी नहीं बनेगा। तो राइट ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्या बनेगा, प्रश्न संख्या 14 का बी ऑप्शन बनेगा। 15 नंबर के लिए बताएंगे समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाए जाए। कह रहा दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए। कह रहा सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए। कह रहा योग्यता से परे होकर सभी बच्चों की गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। तो दोस्त इसमें से बताएंगे क्या इसमें से राइट आंसर होगा। कह रहा इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स मतलब समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होगा, इसमें से आप बताएंगे। तो कह रहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में उपलब्ध कराई जाए। देखिए समावेशी का मतलब होता है सामान्य और विशिष्ट बच्चे दोनों साथ एक साथ बैठेंगे। सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे दोनों एक साथ बैठेंगे और विशिष्ट के अंतर्गत तमाम प्रकार के बच्चे होते हैं जो विशिष्ट बच्चे भी सामान्य बच्चों के साथ बैठेंगे। तो ऐसा नहीं होता है विशिष्ट बच्चों का मतलब समावेशी शिक्षा का मतलब यह नहीं होता कि जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं उन्हें एक किसी विशेष सरकारी विद्यालय में केवल विशेष सरकारी विद्यालय में उपलब्ध करवाया जाए। तो फिर समावेशी का मतलब कहां रह जाएगा। तो दोस्त 15 का ए ऑप्शन नहीं बनेगा। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में शिक्षा दी जाए। तो जब दिव्यांग छात्र की बात हो गई तो कहीं ना कहीं यह समावेशी का मतलब नहीं रह गया, क्योंकि समावेशी का मतलब होता है समान और विशिष्ट के अंतर्गत चाहे वह दिव्यांग बच्चा हो चाहे फिर आपका श्रवण बाधित हो गया, दृष्टि बाधित बालक हो गया, अस्थि बाधित बालक हो गया, बच्चा प्रतिभाशाली है, सृजनात्मक बालक है, तो सभी बच्चे क्या हैं आपके विशिष्ट के अंतर्गत आते हैं और स्पेसिफिक के अंतर्गत आते हैं। इसलिए बी ऑप्शन भी गलत होगा, क्योंकि दिव्यांग बच्चों की अलग सी बात हो रही है, इसलिए यह भी नहीं बनेगा। सी ऑप्शन में करा सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए। भाई साहब केवल अंग्रेजी भाषा की बात ऐसा कुछ समावेशी मतलब नहीं होता है। वह कहता है भाई साहब योग्यता से परे, मतलब योग्यता को मत देखिए, योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को क्या करें हम गुणवत्तीय शिक्षा देने की कोशिश करेंगे और कोशिश यह रहेगी कि अधिक से अधिक गुणवत्ती भरी जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की कोशिश की जाए। और इसीलिए मित्र आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा वह डी ऑप्शन बनेगा। यह प्रश्न देख करके आपको लग रहा होगा और ऐसे प्रश्न आपके पेपर में टपक जाते हैं, तो 15 का जो बनेगा वह डी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे 16 नंबर के लिए कथन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। कथन की बात हो रही है पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य पुस्तक को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। कारण में कहा कि शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकता हेतु अपनी शिक्षा शास्त्र को उसके अनुकूल बनाना चाहिए। अच्छा ऑप्शन में करा ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है एक ही। करा कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही। करा ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो मित्र इसमें से बताएंगे प्रश्न संख्या 16 नंबर के लिए क्या आपको लगता है कि राइट आंसर बना जाना चाहिए। तो दोस्तों जब आप बात करते हैं जब पढ़ाते समय एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को पाठ्य पुस्तक को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। देखिए जब हम भी जब आपको पढ़ाते हैं या कोई भी टीचर आपको पढ़ाता होगा तो वह कोशिश करता है कि बच्चों को कितना अधिक से अधिक सिखाया जा सके, क्या मेथड अपनाए, क्या विधि अपनाए जिससे बच्चे को अधिक से अधिक चीजें समझ में आए। तो वही कह रहा है कथन में कह रहा पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री है जो सिलेबस है उसको इस विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत करनी चाहिए, अपनाने चाहिए, तरीके से अपनाने चाहिए। तो एकदम बात सही है, कथन तो सही है और कारण भी सही है और कथन को पूरी तरीके से संतुष्ट भी कर रहा है। और राइट आंसर क्या बनेगा, वह ए ऑप्शन बन जाएगा एकदम दोस्त। तो क्या होगा वह आपका ए ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 करेक्ट। एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है। एक कोई बच्ची है जो लिखाई में क्या कर रही है, निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार को इशारा करता है। करेक्ट पठन वैकल्य को, आलेख वैकल्य को, गणना वैकल्य को, ध्यान एवं सक्रियता विकार। करेक्ट एडीएचडी को क्या करता है, क्या भाई साहब एडीएचडी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एडीएचडी कहता है कि भाई साहब ध्यान भटक जाता है, भाई वह ध्यान बहुत लंबे टाइम तक नहीं लगा पाता है। तो डी ऑप्शन तो नहीं बनेगा, इसमें ध्यान देंगे। कह रहा लिखाई में निरंतर, लिखने में दिक्कत है, लिखाई में कठिनाई का सामना करती है। जब लिखाई में सामना कर रही है इसका मतलब है वह बच्ची डिसग्राफिया से ग्रसित है और इसीलिए दोस्तों आपका बनेगा बी ऑप्शन, आलेख वैकल्य बनेगा, डिसग्राफिया इसमें बनेगा, क्योंकि लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना कर रही है और अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस कर रही है। इसका मतलब है कि डिस्ग्राफिया। अच्छा डिसलेक्सिया होता है पठन वैकल्य, जब पढ़ने में दिक्कत हो तो होता है। डिस्कैलकुलिया तब होता है जब गणना वैकल्य होता है। अच्छा गति समन्वय तब होता है जब उससे डिस्प्रैक्सिया हो। गति समन्वय मतलब
कई तरीके से तीनों जो डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया, तीनों में जब विकार होता है उसे बोलते हैं गति समन्वय, जिसे डिस्पैक्सिया बोला जाता है। प्रश्न संख्या 8 को ध्यानपूर्वक कर, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्रम मानकीकृत पद्धति और आकलन के तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। क्रम शिक्षा शास्त्री उपागम और मूल्यांकन के विभिन्न साधनों का उपयोग करना चाहिए। क्रम रटंत आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना और योगात्मक आकलन पर बल देना चाहिए। क्रम पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना और पुनः स्मरण पर बल देना चाहिए। तो कह रहा कि जब बच्चे को विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए दोस्तों? तो कह रहा मानकीकृत पद्धति, जैसे मानकीकृत पद्धति आया इसका मतलब है अपने आप में नेगेटिव हो गया। मानकीकृत पद्धति कभी भी या शिक्षक को अपनाने की बात नहीं करता, एक लचीला पद्धति की बात करता है, इसलिए दोस्तों आपका ए ऑप्शन नहीं होगा। शिक्षा शास्त्री उपागम और मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करना चाहिए, एकदम सही है। जो शिक्षा शास्त्री उपागम है और साथ ही साथ जो करा कि जो पेडागोजिकल जो अप्रोचेज है, देखिए पेडागोजिकल जो अप्रोचेज हैं जो उसको विभिन्न तरीकों से वेरिएशन उसमें करना चाहिए, विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए और मूल्यांकन में, ठीक है, उसका उपागम में और मूल्यांकन में विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। और इसीलिए दोस्तों आपका जो बनेगा वह बी ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा? बी ऑप्शन। सी में करा है कि रटंत पद्धति आप निर्धारित करने के लिए, तो आप जानते हैं रटन पद्धति अपने आप में नेगेटिव है, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। पेपर पेंसिल की संख्या बढ़ा देने से क्या पूरा स्पंद पर बल देना चाहिए कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपका रट्टाफिकेशन की बात कर रहा है, रटने की कोशिश करवा रहा है, इसलिए दोस्तों आपका डी ऑप्शन भी नहीं बनेगा, वह करेक्ट ऑप्शन पूरी तरीके से बी ऑप्शन बन जाएगा। ध्यान देते हुए चलेंगे, हर क्वेश्चन को एकदम एक्सप्लेनेशन के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ, चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कहीं गलती आप ना करें। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर के लिए, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण कौन सा है? करा कि भाई अपसारी चिंतन, करा आवेगशीलता, करा सोच में केंद्रीकरण, करा अभिसारी चिंतन। तो दोस्तों सृजनात्मकता का जो अनिवार्य लक्षण है उसकी बात की जाती है, तो कहता है जो उसमें होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात हो जाती है, किसमें? अपसारी चिंतन की बात होती है। और सृजनात्मक बालक क्या करता है, वह कई तरीकों से क्या करता है, कई तरीके से व्यक्त करने की क्षमता होती है, नवीन तरीके से उसे व्यक्त करने की क्षमता होती है सृजनात्मकता में। तो इसलिए आपका जो बनेगा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण बनेगा वह डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात होगी। और आवेगशीलता का कोई मतलब यहाँ नहीं है, तो सृजनात्मकता का जो संबंध होगा वह अपसारी चिंतन से होगा, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 20 नंबर के लिए, छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? छोटे बच्चे जो हैं करा कि ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? करा सक्रिय अन्वेषण द्वारा, करा पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग के द्वारा, करा सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। करा ए ऑप्शन में करा फर्स्ट है, थर्ड, बी में करा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, सी में करा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, डी में करा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसमें से आपको 20 नंबर के लिए क्या लगता है कि राइट ऑप्शन बनेगा? छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि वह बच्चे किस प्रकार से निकालते हैं, इसमें एक ऑप्शन नहीं है, फोर्थ वाला हमको लगता है टाइप नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं, टाइप नहीं हुआ, तीन ही में देख लेते हैं। तो सक्रिय अन्वेषण द्वारा भी बच्चा अच्छे से निकाल सकता है, छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना करते हैं, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग करके भी निकालते हैं, सहभागिता और वयस्कों संग सहभागिता के द्वारा भी निकालते हैं। इसलिए दोस्तों तो आपका इसमें से क्या बनेगा, वह सी ऑप्शन रख लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो आपका क्योंकि फोर्थ ऑप्शन है ही नहीं, तो फोर्थ ऑप्शन नहीं दिया है, तो फिर हम उसको काउंट नहीं करेंगे, नहीं तो हमें जहां तक पता है कि आपका चौथा ऑप्शन बनता, आपका चौथा ऑप्शन बनता। जब तीसरा ऑप्शन तक ही लिखा ही गया है तो चौथा ऑप्शन जब है नहीं तो फिर हम क्यों करेंगे डी ऑप्शन। तो इसमें से सक्रिय अन्वेषण द्वारा बच्चे अर्थ किस प्रकार निकालते हैं, वह सक्रिय अन्वेषण द्वारा निकालते हैं, साथ ही साथ पदार्थों पर क्रिया करके, साथ ही साथ प्रयोग करके निकालते हैं, सहभागिता के द्वारा निकालते हैं। तो इसलिए दोस्त 20 नंबर के लिए वह क्या बनेगा, वह सी ऑप्शन आपका बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं 21 नंबर के लिए। एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रखने के लिए, एक अध्यापिका है जो बच्चों को फोन नंबर रखने के लिए फोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों में
अंकों के समूहों में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई यह रणनीति कहलाती है करा खंडीकरण, करा कूट लेखन, करा स्वांगीकरण या अनुकूलन। तो क्या कहलाएगा भाई साहब, इसमें बताएंगे। क्या इसमें से आपको लगता है कि जो 4-5 नंबर जो 3-3, 3-4 अंकों के समूह बनाकर उसे करे कि भाई साहब 10 अंक रट लीजिए, तो इसका क्या मतलब होगा? जी एकदम 21 नंबर के लिए बताएंगे क्या इसका मतलब होने वाला है। बेहतरीन प्रश्न है और इसके लिए दोस्त बताएंगे क्या आपको लगता है कि राइट आंसर बन जाना चाहिए। जी एकदम बताएंगे इसमें क्या लगता है कि आपको राइट आंसर बनेगा। वह क्या कहलाएगा? वह बात करें खंडीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वह आपका खंडीकरण, क्योंकि देखिए खंड में तोड़ करके मतलब 10 अंक हैं, 10 अंक को क्या करना है? तोड़ के सिखाने की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपका क्या बनेगा? वह आपका 10 अंक की बात हो रही है, तो आपका खंडीकरण के माध्यम से सिखाने की बात हो रही है। 21 का ए ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर के लिए, निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए, ऐसा प्रश्न आपसे पूछ रहा है। कर परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान का अर्जन, कर विषय वस्तु को रटना, या करा दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण, क्या उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन। तो आपको क्या लगता है इसमें से राइट होगा? निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा है जो विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? कौन सी दशा पर विद्यालयों को सबसे ज्यादा बल देना चाहिए? एकदम बताएंगे दोस्तों। कर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ऑफ लर्निंग शुड बी गिवन द मोस्ट एम्फेसिस इन स्कूल्स। कर कि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे परिवेश में सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान का अर्जन पर सबसे ज्यादा बल देना चाहिए। किस पर? जो इन्वायरमेंट है, जो परिवेश है, उसके सहभागिता द्वारा, परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान के अर्जन पर सबसे ज्यादा बल देना चाहिए। विषय वस्तु को रटना अपने आप में एनसीएफ का हनन है। दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण अपने आप में गलत होगा, निष्क्रिय अनुकरण होना नहीं चाहिए। उद्दीपन अनुक्रिया तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात या व्यवहारवादी करते हैं, ना कि या जो आपकी बाल केंद्रित शिक्षा या प्रगतिशील शिक्षा है या करता है। तो दोस्तों या तो गलत हो जाएगा, जो राइट आंसर बनेगा वह ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर की चर्चा कर, निम्न में से ध्यानपूर्वक देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म, निम्न में से कौन सा युग, बेहतरीन प्रश्न है। निम्न में से कौन सा युग सामाजिक संरचना उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है? सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उसके सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफी देकर पुरस्कृत करती है। का परिमित विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं और उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। कर अवधंती नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों के इस्तेमाल पर बल देती है। या रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है जो वह वर्तनी परीक्षा में गलत करते हैं। तो दोस्तों आपका ए ऑप्शन में करा फर्स्ट और फोर्थ, बी ऑप्शन में करा फर्स्ट और थर्ड, सी में करा सेकंड और थर्ड, डी में करा फर्स्ट और सेकंड। तो आपको क्या इसमें से करेक्ट ऑप्शन लग रहा है कि हो जाना चाहिए? प्रश्न संख्या 23 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपके पेपर में टाइम ज़्यादा लेते हैं और आप गलतियां भी करते हैं। इसमें से कौन सा आपको लगता है कि राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए? प्रश्न संख्या 23 के लिए क्या बनेगा? तो दोस्तों देखते हैं हम सभी अच्छे से। पहले तो देख रहे हैं कार्य की सलमा, ध्यान देखिए कि छात्रों को पढ़ने के लिए सुसाध्य करने की बात करिए, कौन सा? सामाजिक संरचना उपागम, ठीक है। तो करा कि सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश बोर्ड का उपयोग करती है और उनको सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफी देकर पुरस्कृत करती है। भाई ऐसा सामाजिक संरचनात्मक उपागम नहीं मानता है, ऐसा कहता है बच्चे अपने आप आंतरिक प्रेरणा पर जोर देता है। वह कहता है बच्चों को सेल्फ जो मोटिवेट होंगे तो बच्चा बेहतर सीख पाएगा। तो टॉफी देकर करेंगे तो ऐसी बात सामाजिक संरचना मानता नहीं है, या तो दोस्त गलत होगा। अच्छा, करा कि परिमित विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं और उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा के लिए कहती है। तो कहीं ना कहीं यह क्या कर रही है कि भाई साहब आप करो, एक काम करो, पढ़ लो और पढ़ करके उस पर हम सभी क्या करेंगे? परिचर्चा करेंगे, क्या उसमें यूनिक था, जिससे बच्चे में क्यूरियोसिटी, बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न होगी और बच्चा लालच के थ्रू काम नहीं करेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह सामाजिक संरचना वाला यह बात मानता है। बी ऑप्शन सेकंड तो
सही है। अच्छा, थर्ड पे देख लेते हैं, और धंती नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों के इस्तेमाल पर बल देती है। एकदम बात यह भी सही होगा, थर्ड भी सही है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि संदर्भ संबंधित जो संकेत हैं उसके इस्तेमाल पर बल देती, कहीं ना कहीं मोटिवेट का काम कर रही है, मतलब कहीं ना जबरदस्ती बात नहीं करी। अच्छा, फोर्थ में देखते हैं, रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है जो वर्तनी में परीक्षा में गलत करते हैं। तो ऐसा कहीं ना कहीं वह समझा के नहीं बता रही कि भाई साहब ऐसे समझ लो बेटा और चीजें गलती नहीं होगी, तो उसको कह रही 5 बार लिखो, 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, इससे बच्चे में निखार थोड़ी ना आएगा, बच्चा और भी बिगड़ता जाएगा। इसलिए दोस्तों यह सामाजिक संरचना उपागम या नहीं मानता, संरचना जो सामाजिक संरचना उपागम मानता है वह मानेगा सेकेंड का और थर्ड का, सेकेंड और थर्ड आप उसके अनुसार राइट होगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर के लिए करा कि एक शिक्षक होने के नाते आप छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं। तो समस्या समाधान से प्रश्न है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से प्रश्न, और इसके लिए बताएंगे क्या आपको लगता है कि राइट आंसर बनेगा। अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके कर समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, कर समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, निष्क्रिय रटन पद्धति के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। देखिए, समस्या समाधान करता अगर बच्चे को बनाना है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्नर बनाना, तो कहीं ना कहीं बच्चे के सामने उस प्रकार की समस्या उत्पन्न करनी है और समस्या को दिखाने के बेटा अगर इस प्रकार से समस्या आई तो फिर क्या करोगे, ऐसे सॉल्व करोगे। कहीं ना कहीं समरूप का इस्तेमाल करेंगे और समरूप का इस्तेमाल करके उस समस्या को निकलने का प्रयास कराएं, बताएंगे। तो कहीं ना कहीं ए ऑप्शन में करा है, अपने विद्यार्थियों में डर की भावना। भाई साहब समस्या बच्चे के सामने आ जाए तो डरने की भावना की बात करेंगे, डर भावना पैदा करके बताएंगे कि भड़का देंगे बच्चे को, तो वैसे भी समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा। वैसे बच्चा डरा हुआ है, समस्या उसके सामने आई है और आप भड़काओगे नहीं, ऐसा कुछ गलत होगा। तो समस्याओं के अटल तरीके की बात हो रही है, तो अटल तरीका नहीं अटल तरीका होता तो सही होता। करा कि आपको एक ही रास्ते पर फॉलो करना है, जो हमने किसी समस्या को सॉल्व करते हुए कोई रास्ता अपना रहा होगा और दूसरी भी समस्या उसी रास्ते को अपनाएंगे, तो फिर तो ये गलत होगा ना। अलग अलग समस्या के लिए अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं, उसके सॉल्व करने के तरीके होते हैं। इसलिए दोस्त 24 का बी भी ऑप्शन नहीं होगा। करा समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, एकदम सही है, तो समरूप के इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे और इसीलिए आपका जो बनेगा वह सी ऑप्शन बनेगा। डी में करा निष्क्रिय रटन, तो निष्क्रिय रटन अपने आप में नेगेटिव है, इसलिए दोस्तों आपका डी ऑप्शन भी नहीं बनेगा। वह 24 नंबर के लिए सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं 25 नंबर के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा। कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देगा, एक समस्या पर विविध तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, रट्टा मारकर सीखने को प्रोत्साहित करना, शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे गए उत्तरों को नकल करना। तो दोस्तों आपको कैसा इसमें से जो सार्थक अधिगम को सुसाध्य कौन सा करेगा, ऐसा प्रश्न आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा अधिगम सुसाध्य करेगा। चलिए देखते हैं, ऑप्शन की बात कर लेते हैं। कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देंगे। ठीक है, अच्छा कौन सा अधिगम को सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देंगे। क्या, तो दोस्तों यहाँ पर एक समस्या पर विविध तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, यह सही बात है। सार्थक अधिगम को सुसाध्य करने के लिए आपको होगा बी ऑप्शन। क्या बनेगा, वह आपका बी ऑप्शन बनेगा। ए ऑप्शन की बात कर रहे हैं, कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देंगे। तो संदर्भ रहित करेंगे या संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देने से चीजें बनेंगी, या फिर आपका वह बनेगी एक समस्या को विविध। तो एकदम बेहतरीन होगा आपका बी ऑप्शन बनेगा। जो 25 नंबर की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, वह 25 नंबर में क्या बनेगा, वह 25 नंबर की जब आप चर्चा करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, वह आपका बी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, रट्टा मार की बात करिए तो रट्टा मार अपने आप में गलत है, निगेटिव है, और श्यामपट्ट पर लिखी गए तो बात तो एकदम नकल करना, इससे बच्चा कुछ सीखेगा ही नहीं, और इसीलिए दोस्तों आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह बी ऑप्शन बनेगा। देखिए अधिगम रहित की बात कर रहा है, बढ़ावा देना, तो कहीं ना कहीं उसमें जो विभिन्न, देखिए उससे बेटर ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन है कि एक समस्या पर विविध तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो बच्चा एक सार्थक अधिगम कर पाएगा, सुसाध्य करेगा। ठीक है, 26 नंबर की बात करेंगे, कह कि अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उन्हें कौन सी भावना उत्पन्न होगी। मतलब वह जब बच्चा सफलता हो, अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करता है,
ठीक है। तो कह रहा है कौन सी होगी, क्या शर्म होगा, गुस्सा होगा, गर्व होगा या उत्कंठा होगा। तो दोस्तों आपका क्या होगा, बच्चे का गर्व होगा, बच्चा प्राउड फील करेगा। आपका राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन होगा, क्योंकि आंतरिक कारणों की बात हो रही ना, जो अपने कार्य की आंतरिक, अपने कार्यों की आंतरिक अपने कार्यों की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करता है, इसलिए बच्चे को क्या होगा, गर्व होगा। अगर आप खुद से कोई चीज़ बेहतर कर पाते हो, अगर किसी से हेल्प नहीं लेते हो और खुद से बेहतर कर जाते हो, तो क्या कहीं ना कहीं अपने आप में प्राउड होता है कि नहीं होता है। आप सोचते हो कि मैंने बहुत बेहतर किया क्योंकि हमने किसी से हेल्प नहीं लिया और मैंने जो बहुत बेहतर किया, इसलिए दोस्तों आपका जो बनेगा वह सी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर के लिए, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है, या कुछ बच्चों को शिक्षा में वर्जित रहने के मौके देता है, या अध्यापक की निर्देश अवधि का काफी समय बचाता है, या बच्चों की आज्ञापरायता पैदा करता है। तो दोस्तों इसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा, बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न संख्या की बात करें, वह प्रश्न संख्या आपका 27 नंबर है, 27। ध्यान देंगे 27 नंबर का रहा कि शिक्षा का जो प्राथमिक स्तर है वह कहता है बहुसंवेदनीय जो उपागम है, प्राथमिक स्तर वो भी बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यह अधिगम को क्या करता है, प्रभावशाली बनाता है, या अधिगम को और भी क्या बनाता है, और अधिक प्रभावशाली बनाता है और इफेक्टिव बनाता है, और इसीलिए बहुसंवेदनीय उपागम का इस्तेमाल करना चाहिए। कह कि यहाँ पर शिक्षा में वर्जित करने के मौके देता है, तो कुछ इसका मतलब है गलत होगा। कह कि अध्यापक के निर्देश अवधि, तो अध्यापक का निर्देश अवधि का कोई मतलब यहाँ तात्पर्य है नहीं, क्योंकि ये सभी निगेटिव है। तो अगर बच्चों को आज्ञाप्रायता, तो बच्चा आज्ञा मानने के लिए गया है, बच्चे को समझाइए, बच्चा अपने आप समझ जाएगा। तो 27 नंबर के लिए जो बनेगा ना, वह प्राथमिक स्तर के जो बहुउद्देशीय उपागम की बात करता है, वह उससे क्या होता है, अधिगम और भी बेहतर होता है और भी इफेक्टिव होता है। 28 नंबर, बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पनों के बारे में, बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पनों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा इसमें से कथन सही नहीं है, कौन सा निगेटिव है। या अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है। या अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियां सदैव निराधार होती हैं, बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सहज समझ को दर्शाती हैं। तो 28 नंबर के लिए क्या बनेगा, बेहतरीन प्रश्न है, और इसके लिए 28 नंबर के लिए दोस्त बताएंगे क्या आपका राइट आंसर बन सकता है। जी 28 नंबर के लिए बताएंगे क्या आपको लगता है कि राइट आंसर बनेगा। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं, अब क्या बनेगा इसमें बात कर लेते हैं। करेक्ट कौन सा सही नहीं है, ठीक है, कौन सा इसमें से सही नहीं, इसका मतलब कौन सा इसमें से गलत है। ठीक, तो एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित जो वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से क्या करा है, सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। यही तो बात तो है। देखिए जो बच्चे द्वारा संकल्पनाएं हैं, जो वैकल्पिक संकल्पनाएं बच्चा बना रहा है, भ्रांतियों को क्या सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। भ्रांतियां नहीं उत्पन्न हो सकती हैं भाई, जब बच्चा सीखेगा तभी तो भ्रांति उत्पन्न होगी, और उसे सख्त रूप से हतोत्साहित कर रहे हो तो बात बिगड़ेगी। यही चीज निगेटिव है और यही चीज पॉजिटिव, यही चीज आपका करेक्ट होगा। बच्चे और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है। भाई साहब जब बच्चा पढ़ेगा समझेगा, जब वैकल्पिक समझ बनाएंगे और कहीं ना कहीं वैकल्पिक संकल्पनाएं बनाएंगे, भ्रांतियां होंगी, तो कहीं ना कहीं वह ये चीजें स्वाभाविक है कि आप में जब आप पढ़ेंगे समझेंगे लिखेंगे, जब आप अधिगम करेंगे तो यह स्वाभाविक है कि आप ऐसी भ्रांतियां उत्पन्न होंगी। तो कहीं ना कहीं यह तो पॉजिटिव है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमसे गलत पूछ रहा था, तो गलत कौन सा होगा, यही ऑप्शन होगा। अच्छा सी में बात कर लेते हैं। एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि ये सीखने सिखाने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। एकदम सही है भाई साहब, जो वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां हैं ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। जब आपके भीतर भ्रांतियां उत्पन्न होगी तभी तो हम उसी कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर पाएंगे और आपको अच्छे से बता पाएंगे। जहां आप फंसेंगे उस चीजों को और भी कॉन्सेप्ट को क्लियर होगा। कर वैकल्पिक संकल्पनाएं भ्रांतियां सदैव निराधार नहीं होती है, ठीक है, एकदम सदैव निराधार नहीं होती, एकदम बात सही है। और कारण बल्कि बच्चों में
अपने आसपास की दुनिया के बारे में सहज समझ को दर्शाती हैं। यह भी दोस्त पॉजिटिव है। बी, सी और डी पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन ए ऑप्शन जो गलत था सेंटेंस, वही गलत ऑप्शन हमको चूज करना था। तो दोस्तों आपका 28 का जो बनेगा वह ए ऑप्शन बन जाएगा। 29 नंबर को ध्यानपूर्वक कर, निम्न में से अधिगम का कौन सा परिपेक्ष्य दर्शाता है कि ठोस प्रलोभन और पुरस्कार द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। तो कौन सा ऐसा परिपेक्ष्य मानता है कि बच्चा ठोस प्रलोभन मतलब लालच और पुरस्कार के द्वारा सीखता है? तो मैंने आपको बताई है इसको, मानवतावादी क्या व्यवहारात्मक वाला, या संज्ञानात्मक वाला, या सामाजिक सांस्कृतिक का। तो दोस्तों मैंने आपको यह सारी चीजें बता दी है कि जो ठोस प्रलोभन वाला बात करता है और कहीं ना कहीं पुरस्कार वाला बात करता है, ये करते हैं सभी के सभी व्यवहारवादी, और इसीलिए दोस्त आपका बी ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा? मानवतावादी जो अपने अहमियत माने सबका सम्मान होना चाहिए उस पर जोर देता है। संज्ञानवादी संज्ञान कॉग्निटिव कहीं ना कहीं बौद्धिक स्तर की बात करते हैं, लेकिन व्यवहारवादी प्रलोभन लालच और कहीं ना कहीं पुरस्कार पर जोर देता है, और बी ऑप्शन इसीलिए। और बात करें व्यवहारवादियों में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक, इसमें वाटसन हो गए, वुडवर्थ हो गए, स्किनर हो गए, थॉर्नडाइक हो गए, ये सभी क्या है? ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। तो 29 का बनेगा बी ऑप्शन। आज का लास्ट प्रश्न या मॉडल पेपर का अंतिम प्रश्न होगा, ध्यानपूर्वक देखेंगे। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि, जो शीर्षगामी सिद्धांत है वह क्या प्रतिपादित करता है? कर विकास सिर से पांव तक होता है, कर विकास केंद्र से छोरों तक होता है, कर विकास पैर से सिर तक होता है की ओर होता है, विकास छोरों से केंद्र की ओर होता है। तो दोस्तों इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे तो मैंने आपको शीर्षगामी का सिद्धांत, विकास के जो 14 सिद्धांत हैं, विकास के कितने हैं? 14 लगभग 14 सिद्धांत है, उसमें से एक विकास का दिशा का सिद्धांत मैंने आपको बताया है। विकास के दिशा में दो मैंने बात बताई है, एक अधोगामी बताया है, एक अधोगामी का सिद्धांत मैंने आपको बताया है, और एक मैंने आपको शीर्षगामी का सिद्धांत बताया है। अधोगामी और एक शीर्षगामी का सिद्धांत बताया है। अधोगामी का सिद्धांत कहता है कि भाई साहब जो विकास होता है ना, वह विकास कैसे होता है? वह केंद्र से बाहर की तरफ होता है, केंद्र से बाहर की तरफ होता है, ठीक है, अधोगामी वाला। और शीर्षगामी का मतलब कहता है वह सिर से पैर की तरफ होता है। अच्छा, जब हमसे सिर से पैर वाला पूछ रहा है तो वही तो सिर से पैर अधोगामी वाला, शीर्षगामी वाला पूछ रहा है। अब देख लेते हैं कौन सा इसमें से राइट बनेगा। विकास सिर से पांव की ओर होता है, एकदम सिर से पांव की तरफ होता है, वही ए ऑप्शन बनेगा। तो शीर्षगामी का मतलब होगा सिर से पांव। केंद्र से छोरों की ओर कौन कहता है? अधोगामी कहता है। इसलिए दोस्तों अधोगामी हमसे पूछ नहीं रहा था, अधोगामी हमसे क्या कर रहा था? पूछ नहीं रहा था, या तो गलत होगा। अच्छा, सी ऑप्शन में उल्टा लिखा है, पैर से सिर, या भी गलत है, और छोरों से केंद्र वाला अपने आप से ही गलत है। तो यह ना बनेगा सी, ना बनेगा डी, बनेगा ए ऑप्शन। क्या बनेगा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। तो दोस्तों आप सभी ने देखा, या आप सभी के सामने 30 प्रश्नों के मॉडल पेपर थे जो आप सभी के पेपर में वाकई में पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न आप सभी के पेपर में आएंगे, चाहे आप सीटेट का फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हो या फिर सीटेट का आप सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हो। तो दोस्तों आप सब बेहतर तरीके से पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जैसा भी आपको सेशन लगा हो, एक बार जब क्लास एंड हो जाए तो एक बार आप सभी पॉजिटिव कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्त अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जो भी जैसा भी आप जो जितना भी मेहनत कर रहे हैं, आप अपने मार्ग में लगातार जो तैयारी कर रहे हैं उसमें लगातार उन्नति को प्राप्ति करें और आप अपना भविष्य उज्जवल करें। थैंक यू मित्र, नमस्कार।